हमें सबको याद रखना होगा कि जितना बोरोइंग आज कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन से पैसा लेके आज खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज कोविड टाइम है, जरूरत है, सर्वाइवल का फाइट है और हमें करना ही चाहिए। फ्रॉम अ यूएस प्रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पहला क्वेश्चन ये है, हाउ विल इट इंपैक्ट यूएस रिलेशनशिप विद चाइना? एंड इफ यूएस रिलेशनशिप विद चाइना इज स्टिल गोइंग टू बी estranged, the necessary corollary is India relationship with US will be very good. कोविड की ये जो महामारी हुई है, इससे सबसे जास्ती पेन है वीकर क्लास के लिए, जो डे टू डे सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं। वही इश्यूज आ रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहां वीकर कंपनीज को मुश्किल पड़ रहा है और स्ट्रॉन्गर कंपनीज स्ट्रॉन्गर हो रही है। इसलिए कोविड एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जहां बहुत सा कंसोलिडेशन हो रहा है, and the divide between strong and weak is getting to be intense. कि high intensity lockdown, lives और livelihood दोनों का मिक्स देखें तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि livelihood को इतना इम्पैक्ट होता है हाई इंटेंसिटी लॉकडाउन से कि वो लाइव्स को भी इफेक्ट करता है। इसलिए लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं लगता है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। तो लो इंटेंसिटी सॉल्यूशंस यानी डिसिप्लिन, मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना, हाथ धोने, बड़े बड़े ग्रुप में नहीं घूमना, ये सब जो सिंपल चीज है वो फॉलो करने की जरूरत है। और यहां मेरी कंसर्न है कि वी इंडियंस बिलीव वी आर अ फ्री डेमोक्रेसी, लेकिन थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि ये लो इंटेंसिटी मेजर करेंगे तो लॉकडाउन जैसी परिस्थिति ना आएगी और धीरे धीरे कोविड अपने आप काबू में आ जाएगा। जी, अब आते हैं एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे। जिस तरीके से सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है इस क्राइसिस से, पहले तो पूरी मैक्रो इकोनॉमी को एक रिकवरी के लेवल पर लाने के लिए उन कदमों के बाद काफी कुछ बाकी रह गया है। तो इस वक्त आपके हिसाब से प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं जिस पर और ध्यान देना चाहिए? संजय, ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले अब तक क्या हुआ है और क्या किया गया है। सबसे पहले मेरे हिसाब से जो बड़ा पैकेज दिया, फिस्कल पैकेज फॉर बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो अच्छा था। साइमल्टेनियसली जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस लिए गए जिससे ब्याज के दर बहुत से कम किए, वो जरूरत था। लिक्विडिटी बढ़ा दी, इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस बच गए हैं बिकॉज ऑफ दैट। थर्ड, भारत की एक्सटर्नल अकाउंट सिचुएशन अच्छी है। लो ऑयल एंड लोअर गोल्ड इंपोर्ट हैज हेल्प्ड इंडिया ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट। तो अनलाइक 2013, ये इस समय भारत की करंट अकाउंट पोजीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन बहुत ही सदर है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस फिस्कल डेफिसिट और साइज ऑफ आवर फिस्कल डेफिसिट, सेंटर प्लस स्टेट्स। ये प्री कोविड भी जरा हाई थी और इन ड्यूरिंग कोविड पीरियड बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से 12-13% कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट हम पहुंच गए हैं। जिस तौर से आगे देख रहा हूं और जरूरत है फॉर मोर फिस्कल स्टिमुलस इन द फेस्टिवल सीजन, मेरे हिसाब से लक्ष्मण रेखा ऑन फिस्कल डेफिसिट सेंटर प्लस स्टेट्स कंबाइंड शुड बी अराउंड 15% एंड उससे ऊपर संभाल के जाना चाहिए। और ये 15% भी हम फ्यूचर जनरेशन से बोरो करके आज की जनरेशन के सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। तो हमें सबको याद रखना होगा कि जितना बोरोइंग आज कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन से पैसा लेके आज खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज कोविड टाइम है, जरूरत है, सर्वाइवल का फाइट है और हमें करना ही चाहिए। और साथ साथ ये पूरी जो स्टिमुलस है मस्ट मूव टुवर्ड्स डिमांड एंड इवन मोर for bottom of the pyramid. Therefore, demand has to come from the bottom of the pyramid. और इस पॉइंट पे हम जब देखते हैं इकोनॉमिक नंबर्स,
अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर इकोनॉमी में रिकवरी दिख रही है और ये प्रीटी सिग्निफिकेंट है। आप देखिए, कार्स देखिए, टू व्हीलर्स देखिए, एंटायर डिजिटल इकोनॉमी देखिए, ई कॉमर्स देखिए, ट्रैक्टर्स देखिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सब सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। साथ में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, सो बहुत सारे सेक्टर्स आर एक्चुअली डूइंग वेल। हावेवर देयर इज सम सेक्टर्स जहां प्रॉब्लम है, एयरलाइंस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जनरल सर्विसेज, ये सब सेक्टर्स में चैलेंजेस है। और कोई भी बिजनेस को आप पूछिए, उनका फोकस है कॉस्ट कहां कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये माइंडसेट रहा तो पेन तो होगा, बिकॉज किसी की कॉस्ट और किसी की इनकम है। सो ये जो बैलेंस है, देखो ओवरऑल जीडीपी सर्टेनली इंपैक्टेड है, सेंसिटिव सेक्टर्स जास्ती इंपैक्टेड है, और इसलिए हमें इन सेक्टर को सर्वाइवल का चांस देना चाहिए इन द होप कि 6 to 9 months from now things will be better. So I support the government, जो किया है अच्छा किया है। फेस्टिवल सीजन में थोड़ा पुश देने की संभावना है, और उसके साथ आई ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ वेरी प्रोएक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेंसिटिविटी टू द इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल। अब आते हैं आपके सेक्टर पे। इन सारे कामों को करने के लिए बिल्कुल हेल्दी फंक्शनिंग बैंकिंग सेक्टर चाहिए। आते हुए आपको अब इन पर जो स्ट्रेस आने वाला है वो नंबर क्या दिखता है? मॉरिटोरियम का दूसरा झगड़ा अभी कोर्ट में चल रहा है, उसको देखते हुए आपके क्या रिकमेंडेशंस हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर इज अ लेवरेज सेक्टर। एट एन एवरेज 10:1 डेट इक्विटी है। Therefore, protection of the banking and financial sector is important for survival of the economy. और दो पार्ट्स है, जैसे हम बोरोअर की सोचते हैं ऐसे ही हमें डिपॉजिटर का भी सोचना है। हमें ये सिचुएशन नहीं चाहिए जैसे हम बोरोअर्स के लिए मॉरेटोरियम मांग रहे हैं, कल ऐसी परिस्थिति ना करनी चाहिए जिससे हम डिपॉजिटर्स के लिए मॉरेटोरियम मांगे, बिकॉज वो ठीक नहीं होगा फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। Therefore, getting the balance right is important. और इस दिशा में जो सरकार ने पगले लिए हैं, including saying for up to a smaller amount of loans, the सरकार will stand by those people who have taken loans under moratorium, and maybe even for those who have not taken moratorium, is a good step, and I would support that. And banking system को protect करने की जो approach है, वो सही approach है। लेकिन साथ साथ मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर फ्रेजाइल है, इसलिए हैंडल विद केयर करना चाहिए, और जो भी स्टेप ले संभाल के लेना चाहिए। ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट और स्ट्रेस लोन्स बढ़ेगी। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग और मॉरेटोरियम में पोस्टपोन द प्रॉब्लम, बट फाइनली वी विल हैव टू फेस रियलिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड रीस्ट्रक्चरिंग एंड पोस्टपोनमेंट ओनली हेल्प्स बोरोअर्स a chance to survive in the future. But वो होप है, लेकिन पेन फाइनेंशियल सेक्टर पे बढ़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए कॉशन करने की जरूरत है। और आप देखिए, जैसे हमने सुना था कोविड में टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, उसी तरीके से बोलते रहे हैं कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। तो हाई ग्रोथ के लिए वाइडनिंग फिस्कल डेफिसिट की चिंता करने का ये वक्त है क्या? क्योंकि एक कमेंट्री ये है कि सरकार इस वक्त ज्यादा अपना पर्स स्ट्रिंग लूज नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जो हम कहते हैं कि क्राइसिस में सरकार बड़े रिफॉर्म भी करती है और ग्रोथ के बड़े कदम भी उठाती है, तो फिस्कल साइड में हम बहुत ज्यादा कंजूसी नहीं देख रहे हैं क्या? संजय, सबसे पहले मेरी विचारधारा इस तरह की है कि ग्रोथ के साथ सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शुड हैपन, और जो ग्रोथ हो रहा है वो रेजिलियंट होना चाहिए, वॉलेटाइल कम होना चाहिए। हेल्थ केयर और एंटायर मेडिकल सेक्टर कोविड ने दिखाया है कि उसमें गैप्स है। इंडिया का स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इज वेरी लो, 1.3% of GDP. Many countries like US and Germany are in double digit as a percentage of GDP on healthcare. तो हमें हेल्थ केयर पे बढ़ानी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ाने की जरूरत है। साथ में एजुकेशन और नेचर एंड सस्टेनेबिलिटी, ये तीन एरिया में मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करने की बहुत
महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी और चैलेंज है। प्राइवेट सेक्टर के बगैर हेल्थ का बड़ा वाला काम हो नहीं सकता। दूसरे सेक्टर्स के बारे में भी मैं ये बात आर्ग्यू कर सकता हूं। ऐसे में ये जो ट्रस्ट नहीं है प्राइवेट सेक्टर पे, इंटरप्राइज पे, मार्केट प्ले पर, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए एंड ये क्वेश्चन सोचना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर मस्ट आल्सो थिंक मीडियम टर्म। ये जो क्वार्टर से क्वार्टर तक की जो साइकोलॉजी है वो चेंज करके मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट विल बी बिल्ट इफ प्राइवेट सेक्टर लुक्स एट मीडियम टर्म रादर देन शॉर्ट टर्म। साथ साथ में सरकार को ये भी देखना होगा, सेंटर हो या स्टेट्स, कि गवर्नमेंट की खुद की मैनेजमेंट कैपेसिटी में भी लिमिटेशंस हैं। देयरफॉर ये डिफिकल्ट हॉब्सन्स चॉइस है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डिजिटल पे मैं आपसे और थोड़ा समझना चाहता हूं। देखिए, मेरा व्यू ये है और मैं चाहता हूं कि आप उसको काउंटर करें कि इंडिया में जो ओल्ड इकोनॉमी के बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, लिगेसी कंपनीज हैं, उन्होंने डिजिटल के राइज को और इसके पोटेंशियल को समझने में देर की है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो पैंडेमिक में हम अपसाइड देख रहे हैं वो लिमिटिंग इसलिए है कि इसमें रेगुलेशन को लेके, प्राइवेसी के इश्यूज को लेके, डेटा लोकलाइजेशन के इश्यूज को लेकर के कुछ फ्रेमवर्क है ही नहीं हमारे पास। वी विल अगेन पंच बिलो आवर पोटेंशियल और नॉट। ये रिस्क तो है, लेकिन ये क्या है कि वी विल हैव टू वर्क ऑन क्रिटिकल पाथ, सब साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। आई कंपेयर इट विथ रिपेयरिंग एन एरोप्लेन इन मिड एयर। एरोप्लेन तो चलाना ही है और अगर कुछ गलती है वो भी करेक्ट करनी है। देखो, यू कैन नॉट स्टॉप द एरोप्लेन। ट्रू। तो डिजिटल में फेयर प्ले रहे और बिग टेक जायंट्स जो हैं यूएस के, उनका कोलोनाइजेशन न हो जाए इंडिया में, और हम लोग सिर्फ डेटा ऑपरेटर और साइबर पुलिस बन के न रहें। इसके लिए बिग आइडियाज क्या हो सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से वी नीड टू क्रिएट इंडियन इकोसिस्टम्स, वी नीड टू क्रिएट इंडियन प्लेटफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल क्वालिटी। एट द सेम टाइम वी कैन नॉट लेट द कंज्यूमर सफर। अगर कंज्यूमर आज गूगल या फेसबुक से in love hai, if I can use that phrase, okay, you cannot get away from that. The world is one in the digital arena. Therefore answer is किसी की लाइन छोटी करनी नहीं है, हमारी लाइन बड़ी करनी है। ट्रू। आपने जो दूसरी बात कही कि स्टेट कैपेसिटी के लिमिटेशंस के भी इश्यूज हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो लगा था कि पैंडेमिक के बाद भारत और चाइना के बीच में सिचुएशन बन गई, तो जो चाइना के रिफ्यूजीज हैं, वुड बी रिफ्यूजीज हैं, इन्वेस्टर्स, वो भारत की तरफ देखेंगे, हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएंगे। इसमें कोई रियलिस्टिक सॉलिड प्रोग्रेस आपकी नजर में आई है क्या? बहुत से इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। हम वर्चुअल ट्रिप यूके कर रहे थे CII के ओर से, और बहुत सारे बिजनेस और मिनिस्टर्स को मिले। पूरी दुनिया का फोकस आज है डाइवर्सिफिकेशन beyond a concentration in a single country. So that is one theme which is playing out. Second, every country wants to build resilience. Okay. And India is considered to be a good partner by many people from the point of view of trust compared to many other countries. Yes, there are a few challenges which we have gone through in recent times on that trust factor, but in general, India is more trusted than countries like China. आज हिंदुस्तान में एडवाइजर्स बहुत है. What we need is more people focusing on execution. And सरकार और हम यही प्राइवेट सेक्टर भी यही चाह रहे हैं. Let us focus on execution. There are too many advisors out there to give advice. You have made a very important remark, and I would not like to decode it further. Another question about CII. Look, every government, be it central governments or state governments, they have used on one hand CII to be a event management company. On the other hand, they have a strong reservation कि जब देखो कुछ माइक्रो डिमांड लेकर के सेक्टर की बातों को लेकर के आ जाते हैं. आपकी लीडरशिप में CII अपनी ये इमेजरी या कोई भी ट्रेड बॉडीज हो, उनके लिए एक नया कल्चर कैसे बने कि आप लोगों को हमेशा मांग लेकर के आने वाले, मेमोरेंडम देने वाले लोगों की तरह से न देखा जाए, एक सीरियस गाइडेंस वाले थिंक टैंक के रूप में देखा जाए. संजय, सबसे हमें ये साल की थीम जो CII में की है
is protecting lives and livelihood and getting growth back. और ये theme में we have got 10 sub points, 10 key sub points which we will focus on. And this time sub points are all medium term points. For example, the point I said about healthcare, education, mother nature, we will focus on medium term. Similarly, the change from the physical to the digital world. Third, a migration from economic activity primarily in urban India to shift to rural India, thanks to a post-COVID world, including digital being the great equalizer. India to become not only the factory of the world, but also the office of the world. And why can't you and I sit in a small village and still do this meeting? It is possible now in the digital world. Yani pura framework of thinking is something which we are working on for continuity. और दूसरा प्रिंसिपल ये रेस किया है कि जो भी हम सोच रहे हैं वो मीडियम टर्म अप्रोच होगा. तो यानी मेरे जो कॉलीग्स हैं CII लीडरशिप में, Naren, who's the next president designate, and then Sanjeev Bajaj, we have said that we will have some consistency in our thinking across the leadership rather than a leadership thinking for 1 year and a change again in the next year. Right. In this context, do you think that MSMEs also need stronger voice? And even though you are body for bigger businesses, but MSME needs lots of voice and support. You know, CII has very strongly encouraged MSMEs to join and be a part of CII. The other thing CII has done is got a lot of associations which are tied up with CII, so that the MSME roots are spread across the length and breadth of the country. And this time, even in the virtual world, I have made it a point to talk to and do virtual meetings with each of the regions, north, south, east, west, and northeast, along with the members from MSME community, to engage with them and make a lot of recommendations to the government. Right. You wear another hat, that is of chairmanship of ILNFS. So ये एक ऐसा कठिन काम आपको दिया गया जिसको कुछ लोग कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव स्कैवेंजिंग. तो कितना पैसा जो 1 लाख करोड़ के आसपास डूबा हुआ था, उसमें कितने की रिकवरी हो गई? अभी आपको एक्सटेंशन भी मिला है, जरा उसकी स्टोरी सो फार क्या है ये बताइए. देखो, ILFS की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई अक्टूबर 2018. तो जब हम अंदर आए न्यू बोर्ड, and we are a very close new board working together, जब पूरा अंदर देखा तो 347 कंपनी थी, 347 कंपनीज, और पूरा जलेबी था. And money flow across different companies did not have any principles of arm's length governance in many cases. Okay, so ये जो maze था पूरा, spider's web, it first took us some time to disengage and understand where all the money has flown in. Money is like water, और पूरा फैल गया था across different parts. So once we got a handle on this, we have now come to a very clear position that roughly against 1 lakh crores of total debt, which includes fund and non-fund based, our view is we should collect, our estimate which we have put out in the public domain is that we should collect between 55 and 60,000 crores is our estimate. We would have been much faster, but for COVID and also the legal process in this country. The Indian process must respect ROTI, or return on time invested, more. And just when you think things are going to go in a particular direction, something comes and which changes the course, whether it's the courts, whether it is public interest litigations, whether it is creditors with vested interest litigations. You have to always expect the unexpected, because that is the reality of India. And our policy framework has to be consistent with the best of global practices and keeping minority shareholders in mind. And it has to be a policy framework. It cannot be based on ad hocism. That is my fundamental view on policy in general. बिल्कुल सही कहा आपने. एक और सवाल है जो अमेरिकन इलेक्शन के बारे में है. तो अगर आप मेरे साथ बेट लगाना चाहें तो किसकी जीत पर लगाइएगा? देखिए, मैं बैटिंग में जरा कमजोर हूं. और हमारे फैमिली में एक जोक है
कि जो भी उदय बेट करता है उसका ऑपोजिट होता है। तो इसलिए तो अभी आप मुझे बोलिए कि अभी देखिए आप, इफ यू सी द वोट्स एंड इफ यू सी द estimates, they seem to be suggesting Biden is ahead. Therefore, I am not close enough. Of course, India has had a very good relationship with the current president. I am sure India is flexible enough and smart enough कि कोई भी president हो, Modi ji will use his charm and make sure that India is having a wonderful relationship irrespective of whoever is in presidency. Because you have touched upon this point, I will again try to understand from you that if there is a change of president in US, how will it impact its relationship vis-a-vis India? मेरे हिसाब से इंडिया from a US president point of view, पहला क्वेश्चन ये है, how will it impact US relationship with China? And if US relationship with China is still going to be estranged, the necessary corollary is India relationship with US will be very good. हमारी जिम्मेदारी है और हमारी responsibility for our people that we get to a better situation of our relative negotiating strength, and we must focus on getting stronger. True. So to be able to do all of this that you just underlined in a very, very powerful manner, that what India really needs to do, the kind of state capacity and the renewal of the state capacity is required. Where are we on that path? No, state capacity has to embrace all Indians and get the best of Indian minds wherever they are, and leverage them, use them not only for advice, but getting our execution done. Therefore, I am a great believer that karma is as important as idea. Karma is as important as idea. That's a great line to end this very riveting conversation with you, Mr. Uday Kotak. Thank you for your time.